हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, साथ ही अपनी तैयारी को जारी रख रहे होंगे। दोस्तों, इस सेशन में हम राजस्थान की कला और संस्कृति के जो टॉपिक हैं उनके पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था अभी फ़िलहाल में वो था राजस्थान की जनजातियाँ। इससे पहले के जो टॉपिक हैं वो हमने किए हैं, तो वो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये जनजातीय वाला जो टॉपिक है वो इसके पीवाईक्यू आज हम कंप्लीट कर लेंगे, तो ये टॉपिक भी आज कंप्लीट हो जाएगा। तो आप अगर अगर आपने अभी तक इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले वाले वीडियो जो हैं यूट्यूब चैनल द नॉलेज की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। अभी आपको इसका आइडिया नहीं होगा, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तब आपको पता चलेगा कि पीवाईक्यू सॉल्व करने का जो मेन टारगेट था वो क्या था, वो अभी कंप्लीट हो रहा है। बहुत सारे बच्चों को मैंने ये देखा है कि वो बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टडी कर रही हैं, बहुत अच्छे से उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, लेकिन बावजूद उसके वो सफल नहीं हो रही हैं। जब उनसे पूछा जाता है अ, कि तुम्हारी कमी कहाँ पे रह गई, तो उन्होंने अपनी जो एनालिसिस की है कमी, तो वो ये बोलते हैं कि हमने प्रैक्टिस नहीं की और साथ ही हमने रिवीजन नहीं किया। तो ये एक मेन समस्या है। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ज़रूरी नहीं कि राजस्थान या फिर जिस भी स्टेट की या फिर सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आपको उसका सिलेबस देखना है, उसके पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, उसका मैटर पढ़ना है और मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं। जब आप मैटर पढ़ रहे हो, इतने सालों से पढ़ रहे हो और आप उसका रिवीजन नहीं कर रहे हो, वो आपका एक माइनस पॉइंट होगा। साथ ही अगर आपने पीवाईक्यू नहीं देखे हैं तो कुछ तो पीवाईक्यू ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट ही रिपीट हो जाते हैं, लेकिन पीवाईक्यू करने का हमारा जो एक टारगेट ये होता है कि इससे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, ये इस तरीके का पैटर्न है, आजकल हाल फिलहाल जो एग्ज़ाम हो रही है उसमें किस ट्रेंड के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर इससे हम अपडेट रहते हैं आज के टाइम में, आज का टाइम वो नहीं है कि हम सिर्फ वो किताबों के साथ ही पढ़ें, सोशल मीडिया वगैरह सब छोड़ दें। बिल्कुल सोशल मीडिया आपके लिए इतना हेल्पफुल नहीं होगा, लेकिन इंटरनेट जो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। बुक्स जो हैं उनकी बुक्स हैं, शायद उनका टाइम कभी नहीं जाएगा। बुक जो है वो आपकी हेल्प हमेशा करेंगी, लेकिन साथ ही साथ आपको अपडेट रहना है कि हाल फिलहाल में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड है। जैसे कि कुछ लोग हैं वो पहले वाले सिलेबस के जो नोट्स बना रखे हैं उसी को बार बार पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं पढ़ना है। आपको पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम चुनना है। आप दो एग्ज़ाम एक साथ वो नहीं कर सकते, मतलब ऐसा कुछ बच्चे होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन कहा जाता है कि दो नावों पे सवार नहीं होना चाहिए। आप पर्टिकुलर जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वो अपना एक मेन टारगेट रखें, उसका सिलेबस पढ़ें और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए कि आपके पास सफिशिएंट मैटर पढ़ने के लिए है फिर नहीं है। अगर है तो उस मैटर को बार बार पढ़ें, पीवाईक्यू देखें, आपको पता ही चलेगा कि आपको आपका जो मैटर है वो पीवाईक्यू आप उससे कर पा रहे हो। नहीं कर पा रहे हो तो इससे डिमोटिवेट होने की बजाय ये देखिए कि इसमें कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। क्योंकि जितना भी कहीं पर भी आप कोचिंग करते हो, कोचिंग मटेरियल है वो शायद उसमें से आपके 70 या 80% क्वेश्चन है उस मैटर में से आपके पीवाईक्यू हो जाते हैं। कुछ परसेंट आपका जो बचता है, तो उससे डीमोटिवेट होने की बजाय कुछ आपको नया ऐड सीखने को मिलता है। ये सोचिए कि कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो वो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकती हैं। इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। साथ ही जब आपको एग्ज़ाम देना हो उससे पहले मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज जो है वो लें, उसे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें। इससे आपकी जो हेजिटेशन है वो दूर होगी। ओएमआर सीट पे अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका टाइम मैनेजमेंट वाला फॉर्मूला है वो इम्प्रूव होगा। कुछ बच्चे हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर बहुत अच्छे से तैयारी है, जैसे कि मैथ्स वाले क्वेश्चन में, लेकिन जब वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो उनका जो टाइम मैनेजमेंट है वो गड़बड़ा जाता है। वो क्वेश्चन कर पा रही हैं खुद से, अगर वो सोल्व कर पा रहे हैं 2-3 मिनट में, लेकिन एग्ज़ाम में आपके पास फिक्स टाइम होता है और उसी टाइम में आपको वो पेपर करना होता है कंप्लीट, जिसमें सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन नहीं होते, उसमें और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो जो ये टाइम वाला है, जो क्वेश्चन आप 2-3 मिनट में कर पा रहे हो सकता है वो 1 मिनट से पहले आप कर लें। 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए उसमें। तो उसके लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। पीवाईक्यू का पैटर्न जानने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो जानने के लिए। तो इसी के साथ चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, राजस्थान की जनजातियाँ। इसमें आज की प्रेरणा,
आज की प्रेरणा में जो हमारा मोटिवेशन कोट है वो देखते हैं कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। ये स्टेटमेंट जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं और जिन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है, तो उनका ये स्टेटमेंट है कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, सूरज मतलब जो पूरी वर्ल्ड को, सूरज क्या करता है, पूरे वर्ल्ड को रोशनी देता है, अंधकार को दूर करके रात होती है, अंधेरा होता है, लेकिन सुबह हर रोज़ वो सूर्योदय होता है और वो पूरे वर्ल्ड को प्रकाशमय करता है। उसी के अकॉर्डिंग अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो तुम्हारे लिए शर्त क्या होगी, सबसे पहले तुम्हें उस सूरज की तरह जलना होगा। क्योंकि वो दोपहर में आप देखते हो कितना जल रहा होता है, आप उसको देख नहीं पाते हो। जून का महीना होता है तो डायरेक्ट उसको देख नहीं पाते हो, आंखें जलने लगती है, मतलब वो जल रहा है। तो अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है तो आपको उसके लिए अपने आप को पहले जलाना हो। ऐसा नहीं जलाना माचिस लेके, वैसे नहीं जलाना है, मेहनत करके आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं उसे टाइम दें, 6 महीने 1 साल है, वो शिद्दत से आप अपनी तैयारी करिए। जो जो आपको बताया जा रहा है उस तरीके स्ट्रेटजी से आप तैयारी करके देखिए। अपनी कमियां हैं वो दूसरों से निकलवाने की बजाय खुद अपनी कमियों का आकलन करें, और जहाँ जहाँ पे आपकी कमी रह रही है, आप देख रहे हैं कि हाँ यहाँ मेरी कमी है, तो उस कमी को सुधार करें। आप टिक करते जाएँ कि ये कमी मैंने सुधार कर ली है। धीरे धीरे जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे उससे पहले तक आप जब अपनी लिस्ट देखेंगे कि आपकी लिस्ट में ऐसी कोई भी वो नहीं है कि कमी नहीं है। ये है एग्ज़ाम के लिए, ऐसा नहीं है कि आप परफेक्ट बन जाओगे। और जो लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए एक मैं यही कहना चाहूँगी कि प्रॉब्लम्स का लाइफ में आना पार्ट ऑफ लाइफ है और इससे निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो प्रॉब्लम्स हैं वो सबकी लाइफ में आएंगी। कभी भी ऐसा ना सोचें कि मेरी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएंगी उसके बाद मैं तैयारी करूँगा या करूँगी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, आपको उन्हीं उतार चढ़ावों के साथ अपनी तैयारी को जारी रखना है। फैमिली प्रॉब्लम भी आएंगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आएंगी, पर्सनल प्रॉब्लम भी आएंगी, रिलेशनशिप इशू भी आएंगे। और स्टडी में कभी कभी ऐसा भी मन करेगा कि आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आज फोकस नहीं हो पा रहा, विचलित हो रहे हो। तो ये सब कुछ आपको खुद को मैनेज करना है। सबसे पहले आपको अपने आप पे विश्वास करना है। और फोकस नहीं कर पा रहे हो तो जैसा कि आज का माहौल है कि सब ज़्यादातर टाइम बच्चों का स्क्रीन पे बीतता है, तो उस वजह से फोकस नहीं कर पा रही हैं। तो आपको थोड़ा अपनी जो बोलते हैं प्राचीन सभ्यता बोल सकते हैं, संस्कृति, उसमें थोड़ा जाना पड़ेगा। थोड़ा मॉर्निंग में जल्दी उठो, घूम के आओ, योगा करो, ध्यान करो। उम, जब ये आप ये सब करते हैं तो फोकस वाली दिक्कत है वो आपको नहीं होगी। और लोगों से घुलो-मिलो, बिल्कुल ऐसे अकेला बैठ के नहीं पढ़ना है कि एकदम बोरियत हो जाए कि कहीं आप डिप्रेशन में चले जाएँ, नहीं। ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना आपको। आपको लोगों से घुल-मिल कर रहना है, अपनी स्टडी को प्रॉपर टाइम देना है। 5 या 6 घंटे आप रेगुलर कर रहे हो, अगर आपसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जा रहा तो स्टार्ट करें। 10 मिनट से स्टार्ट कर रही हैं वो भी अच्छा है, आप शुरुआत कर रही हैं। 10 मिनट से वो 20 मिनट होगा, धीरे-धीरे 5-6 घंटों में तब्दील हो जाएगा। और अगर आप डेली 5-6 घंटे पढ़ती हैं, कंसिस्टेंसी अगर है बरकरार आपके अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से रोक सकती है। और लोग जो आपके बारे में उलट-सुलट बात करते हैं उस पे ध्यान ना दें। उस पे ध्यान इस तरीके से दें कि हम बोलकर उसका जवाब ना दें, कि हम कुछ करके दिखाएँ ताकि हम उनको जवाब दे सकें। और सबसे ज़रूरी है अपने आप पे विश्वास करें, और कंसिस्टेंसी है वो स्टडी में ज़रूर बनाए रखें। थोड़ा मोटिवेशन वाला सेशन थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो हमारा जनजाति वाले में से पहला क्वेश्चन है वो है, वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं। ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 में पूछा गया। ऑप्शन है चूरू और सीकर, गंगानगर और हनुमानगढ़, बीकानेर और नागौर, भरतपुर और धौलपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, बीकानेर और नागौर। ये 2 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे अनुसूचित जनजाति, जिसको बोलती हैं ST, शेड्यूल ट्राइब, प्रतिशत है वो सर्वाधिक कम रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है इसमें इंफॉर्मेशन है कि सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत बीकानेर में 0.3% और नागौर में 0.3%, जबकि सर्वाधिक प्रतिशत जो है वो बांसवाड़ा में 76.4% और डूंगरपुर में 70.8% है। तो ये जो डाटा है ये आपको याद रखनी है। एग्जाम में डायरेक्ट कम वाला पूछा तो हो सकता है कि नेक्स्ट बार आपसे सबसे ज़्यादा वाला पूछ सकता है, तो आपको ये याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से किसके परिचायक प्रतीक होते हैं।
ये सूचना सहायक 2018 में पूछा गया। ऑप्शन है रावल जोगी, रायका, भाट, बंजारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 रावल जोगी। रावल जोगी जो है इनकी जो विशेषता है ये होती है कान कटे हुए कटे हुए कान और जटाएं होती हैं। ये इनकी विशेषता होती है रावल जोगी की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम MADA किस वर्ष प्रारंभ किया गया। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम जीके वाले में 2022 में पूछा गया। ऑप्शन है 1974 से 75, 1969 से 70, 1971 से 72, 1978 से 79। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 1978 से 79 में ये स्टार्ट किया गया MADA परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम। ये 1978 से 79 में स्टार्ट किया गया। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ क्षेत्र में राजस्थान की जनजातीय क्षेत्रों में मोताना नामक एक परंपरा प्रचलित है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। ये क्वेश्चन RSRTC एग्जाम 2013 में पूछा गया। ऑप्शन है मृत्यु भोज, शादी भोज, जन्म संस्कार और विवाह संस्कार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 मोताना जो होता है वो मृत्यु भोज होता है और ये जनजातीय क्षेत्रों में होता है। जनजातीय क्षेत्रों में मृत्यु भोज जैसे कि अभी भी हमारे समाज में कुछ अलग अलग जाति विशेष बोल सकती हैं, तो उनमें अभी भी मृत्यु भोज है और जनजातियों में भी है। और जनजातियों में इसके लिए एक पर्टिकुलर नाम है मोताना मतलब मृत्यु भोज। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। ये क्वेश्चन ग्राम सेवक 2016 में पूछा गया। 2 सूचियाँ आपको दे रखी हैं। एक साइड में राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत है और दूसरी तरफ है इनके प्रमुख आवास क्षेत्र। तो एक साइड में प्रतिशत आपको दे रखा है जनजातियों का और 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर आपको ये लग रहा है कि 2011 की जनगणना की डेटा बहुत पुरानी है, तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है, क्योंकि न्यू सेंसस के जो आंकड़े हैं वो कोरोना की वजह से डिस्टर्ब हुए हैं, तो वो अभी नहीं है। इस वजह से हमें 2011 की जनगणना है उसी के अकॉर्डिंग चलना है, उसी के आंकड़े जो हमें याद रखनी है और उसी के ही जो जनगणना से रिलेटेड जो भी है आंकड़े हैं, कुछ भी स्टेटमेंट है वो आपको याद रखनी है। तो इसमें देखिए 20% से कम, तो ये है चित्तौड़गढ़, राजसमंद और झालावाड़, तो ये राइट है। फिर है 20 से 25% जनजातियों का प्रतिशत पूछा है, तो 12 बूंदी, करौली, ये भी राइट है। 26 से 50% उदयपुर, सिरोही, दौसा, ये भी राइट है। और 51 से 80% जो है वो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये भी राइट है। मतलब इसमें सारे जो स्टेटमेंट वो सारे एक दूसरे से सुमेलित हैं। ये इनका परसेंटेज है कि कहाँ पे इनके परसेंटेज कितनी है। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान में भाट जाति का मुख्य कार्य है। ये क्वेश्चन RPSC टीचर एग्जाम 2004 में पूछा गया। ऑप्शन है विभिन्न परिवारों की वंशावली तैयार करना, युद्ध के समय सेना को राशन पहुंचाना, सामंतों के यहाँ गायन करना, राज्य की आय व्यय को देखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विभिन्न परिवारों की वंशावली तैयार करना। आज भी ये जो भाट जाति के लोग हैं वो आते हैं, घर घर आते हैं और वो गीत के माध्यम से उनकी वंशावली बताते हैं कि आपके पिता ये थे, उनके पिता ये थे, हम वहाँ पे गए, आपका ससुराल ये है, या आपके बच्चे हैं, बच्चों के नाम बताएंगे इस तरीके से। तो वंशावली तैयार करने का काम किनका है। ये काम नहीं है, लेकिन इनका ये वो जो व्यवसाय है वो उस समय से चला आ रहा है कि ये वंशावली तैयार करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वंशावली गाते हैं और फिर उसके बदले में कुछ लेते हैं, जैसे कि कपड़े, पैसे या फिर अनाज लेते हैं। तो ये आज भी प्रचलित है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, जिससे क्या होगा कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जो राजस्थान एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं और जिनके सिलेबस में राजस्थान की जनजातियाँ वाला टॉपिक है, तो वो इससे जुड़ जाएंगे। तो वो अपना मैटर पढ़ें और PYQ सोल्व करें, इससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा, साथ ही उन्हें पैटर्न का पता चलेगा। तो कोई भी आपका दोस्त है, आपकी जान पहचान का हो जो तैयारी कर रहा है, उन्हें अवश्य बताएं। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे होते हैं लेकिन पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं, ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, तो उन्हें भी बताएं ताकि वो भी अपना नॉलेज लेवल है वो इंक्रीज कर सकें। आगे बढ़ते हैं।
और इस वीडियो की पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो द नॉलेज उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, या फिर आप पीडीएफ को बार बार रिवाइज कर लेंगे तो वैसे ही आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और जो कल वाली क्लास हुई थी जनजाति वाली, उसकी पीडीएफ बाय मिस्टेक डिलीट हो चुकी है, तो वो टेलीग्राम चैनल पे आपको नहीं मिलेगी। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन आज वाला जो वीडियो है, आज वाला या इससे पहले की वीडियो सभी की पीडीएफ डलती हैं, आगे जो भी हैं उनकी भी पीडीएफ डलेंगी। लेकिन कल वाला है वो डिलीट हो गया फाइल, तो वो नहीं लगा पाई मैं। तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आपको टेलीग्राम चैनल पे जो इन्फॉर्मेशन है कि कौन सी एग्ज़ाम चल रही है, कौन सी एग्ज़ाम के फॉर्म निकले हुए हैं, रिज़ल्ट किसका आया है, ये सब इन्फॉर्मेशन भी चैनल पे मिलेंगी। साथ ही आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो न्यूज़पेपर कटिंग होती है वो आपको मिलेगी, क्विज मिलेगी, और राजस्थान सरकार का जो ऑथेंटिक जो पत्रिका है सुजस, वो भी आपको डेली न्यूज़पेपर है वो भी आपको वहाँ पर मिलता है। तो इसका फ़ायदा उठाएँ और अपने उन दोस्तों को भी बताएं जिन्हें नहीं पता है। आप करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारी मैगज़ीन पढ़ते हो, बिल्कुल पढ़ें, कोई आपत्ति नहीं है और कोई इसमें गलत भी नहीं है। लेकिन जब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ पा रहे हो, ऐसा नहीं कि आप हमारे चैनल पे ही देखें, डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन किसी के पास टाइम नहीं है तो आप न्यूज़पेपर कटिंग चैनल पे देख सकते हैं। और सुजस पत्रिका है वो भी देखें, 2 या 3 पेज की होती है, उसको भी देखें। डेली अगर आप पढ़ते हो तो आप खुद देखेंगे कि एग्ज़ाम नेक्स्ट टाइम जो एग्ज़ाम होने वाला राजस्थान के एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो ऑथेंटिक डाटा बोलते हैं वो आपको सुजस पत्रिका से ही उठाए जाते हैं क्वेश्चन के। तो वहाँ से आप सुजस वाला जो है वो मैटर कर सकते हैं। और क्विज है, क्विज के भी जो क्वेश्चन आंसर है उसका आंसर ज़रूर दें, ताकि आपको पता चल सके कि आप मॉर्निंग में जो आपने पढ़ा है वो इवनिंग में तक आपको याद रहता है या फिर नहीं रहता। थोड़ा अपना ब्रेन टेस्ट है वो भी कर लिया करें। तो आगे थोड़ी जानकारी देखते हैं। वैसे तो हमारा जनजाति वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन आंसर हमने लगभग कर लिए हैं। अब हम थोड़ा सा इसके और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। शायद इससे ये वाली इन्फॉर्मेशन हमने पहले देखी भी है, थोड़ी और देख लेते हैं। इसमें क्या है कि सांसी जनजाति, ये है सांसमल नामक व्यक्ति से इसकी उत्पत्ति हुई। फिर है ये जनजाति सर्वाधिक कहाँ पे, भरतपुर में निवास करती है, ये हम पढ़ चुके हैं। ये अनुसूचित जनजाति एसटी में नहीं है बल्कि अनुसूचित जाति एससी में आती है। तो ऐसी एकमात्र जनजाति है कि जो एसटी में ना आके एससी मतलब शेड्यूल कास्ट में आती है, शेड्यूल ट्राइब में नहीं आती। और इसकी 2 उपजातियाँ हैं, बीजा और माला, ये भी हम पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं, इम्पोर्टेंट है। इस जनजाति में नारियल की गिरी लेन देन से विवाह पक्का माना जाता है। फिर यह जनजाति घुमक्कड़ जनजाति है, घूमती रहती है। सांसी जनजाति में शादी के समय लड़की के चरित्र की परीक्षा ली जाती है, जिसे कुकड़ी प्रथा कहा जाता है। कुकड़ी प्रथा मतलब जब शादी होती है तो लड़की के चरित्र की परीक्षा ली जाएगी और उसको कुकड़ी प्रथा कहते हैं। और ये एक कुप्रथा है, कुकड़ी प्रथा है, इसको आज के टाइम में कुप्रथा माना जाएगा और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। लड़की के चरित्र की मतलब उसकी वर्जिनिटी की जांच की जाती है। इसके बारे में हम कुछ भास्कर न्यूज़पेपर है उसकी कुछ फैक्ट हैं वो देखेंगे। और कुकड़ी एक गीत भी है जो राती जगह का अंतिम गीत होता है। महिलाएं जो राती जगह करती हैं उसमें कुकड़ी गीत होता है, वो अंतिम गीत होता है। और कुकड़ी प्रथा है वो सांसी जनजाति में है। इसके बारे में अगर हम कुछ डिटेल्स देखें जो भास्कर दैनिक भास्कर में बताई गई हैं कि कुकड़ी प्रथा जो है वो साधारण उसका दूसरा मतलब यही होता है कि वर्जिनिटी टेस्ट। उसमें ये देखा जाता है कि ये लड़की वर्जिन है या नहीं। अगर लड़की वर्जिन है वो किस तरीके से जांच करते हैं उसको भी आप देख सकते हैं कि जब लड़के और लड़की की शादी होती है तो उनके कमरे के बाहर बहुत सारे लोग होते हैं, वो आपस में मंडराते रहते हैं और कमरे के अंदर सफ़ेद चादर होती है। लड़की की चूड़ियाँ गहने सब निकाल दिए जाते हैं ताकि वो अपने आप को नुकसान पहुंचा के मतलब ब्लड ना गिरा ले। और अगर वो चादर उस पर ब्लड लगा है बिना, जब वो गहने उतार देती है, चूड़ियाँ वगैरह सब कुछ निकाल देती है, वहाँ पे ऐसी कोई भी सामग्री नहीं होती जिससे कि लड़की अपने आप को थोड़ा सा हर्ट करके और ब्लड गिरा दे ताकि वो उस टेस्ट में पास हो जाए। उसकी ये सब निकाल के और वहाँ पे शायद मैं क्लास से हटकर बात कर रही हूँ, लेकिन ये कुप्रथा है, इसके बारे में मुझे बात करनी चाहिए आप लोगों से और आप भी इसे समझें। वर्जिनिटी टेस्ट ये होता है कि उसकी अगर चादर पे ब्लड लगा है, इसका मतलब वो लड़की उसका चरित्र जो है वो पवित्र है, उसे एकदम सम्मानित नज़रों से देखा जाता है। जब वो बाहर आते हैं, बाहर के लोग उससे पूछते हैं वो चादर दिखाई जाती है, सफ़ेद चादर होती है।
अगर वो लाल है तो सभी खुश होते हैं कि चरित्रवान लड़की हमारे घर में आई है, और अगर चादर सफ़ेद ही रह जाती है तो उस लड़की का बहुत तिरस्कार किया जाता है, उसको बहुत अपमानित नज़रों से देखा जाता है। तो इसके बारे में ये जो भास्कर न्यूज़पेपर है उसकी डिटेल्स देखते हैं कि सबसे पहले जानिए वर्जिनिटी टेस्ट क्या है। वर्जिनिटी टेस्ट जो होता है वो इस टेस्ट के लिए सुहागरात होती है, के लिए दिन में सुहागरात होती है। ये वहाँ पे थोड़ा सा लीक से हटकर ना होके, लेकिन थोड़ा सा देखना होता है कि जनजातियों में किस तरीके का जो चल रही है प्रथाएं, और जिन जो प्रथाएं ना होकर कुप्रथा बन गई हैं। और ये सिर्फ जनजाति में नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में आज भी है, समाज में वर्जिनिटी वाली जो माइंड उनकी मानसिकता है। तो इसमें क्या होता है, दिन में सुहागरात होती है, बेड पे सफ़ेद चादर बिछाई जाती है और सूत की एक गेंद जिसको कुकड़ी कहा जाता है वो दी जाती है। इस दौरान घर के कुछ लोग कमरे के बाहर मंडराते रहते हैं। देखिए आप, बेहद ही शर्मनाक होगी। कमरे के बाहर कुछ लोग मंडराते रहते हैं। दूल्हा दुल्हन के मिलन के बाद घर वाले चादर की जांच करते हैं, क्योंकि इसी आधार पर फैसला होना होता है कि दुल्हन वर्जिन है या नहीं। वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहीं पे दे देते हैं। देखिए, पवित्रता साबित नहीं हुई तो कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना। सफ़ेद चादर पर खून न मिलने पर लड़के वाले जातीय पंचायत बुलाएंगे। अगर चादर उसको सफ़ेद मिलती है, वो लाल नहीं होती है, तो एक पंचायत बुलाई जाएगी। प्रशासन को पता न चले इसके लिए गुप्त रूप से पंचायत की जाती है। वर्जिनिटी टेस्ट में फेल हो जाने पर परिवार की हैसियत के हिसाब से जुर्माने की रकम तय की जाती है, लेकिन कम से कम 5 लाख रुपए जुर्माना तो चुकाना ही पड़ता है। पंचायत बुलाने का खर्चा भी लड़की के परिवार को उठाना पड़ता है। देखिए कितनी बेहद ही शर्मनाक हरकत है ये, जो कि आज भी प्रचलित है जनजातियों में, और सिर्फ जनजातियों में प्रचलित नहीं है, ये हमारे समाज में के लोगों की सोच में भी है। उसमें उसमें ये नहीं होता है, हमारी सोच हमारे यहाँ पे इतना इस तरीके से नहीं होता है कि पंचायत बुलाई जाए या फिर जुर्माना। यहाँ पे एक तो शादी में खर्चा होता है, और फिर एक पंचायत बुलाई जाती है, पुलिस को पता ना चले, क्योंकि इस पे बैन लगा हुआ है, कानूनन ये गलत है। और 5 लाख रुपए जुर्माना, और जब पंचायत बुलाई जाती है उसका खर्चा भी कौन उठाता है, लड़की का परिवार उठाता है। उस लड़की का तिरस्कार किया जाता है सार्वजनिक तौर पे। आगे अगर कुछ देखें इसके बारे में डिटेल, और कि अंग्रेज़ों के कारण ये प्रथा शुरू हुई, घिनौनी प्रथा। 100 साल से ज़्यादा पुरानी बात है, जब देश में अंग्रेज़ों का राज था। चूँकि राज अंग्रेज़ों का था तो उन्हें कानून का डर भी नहीं था। बाज़ार में, गली में, यहाँ तक किसी के घर में भी कोई लड़की पसंद आ जाती तो उसे उठा ले जाते। अंग्रेज़ी शासन के समय ऐसा हुआ था, मतलब ऐसा होता था अंग्रेजी लोगों को कि जहाँ पे उन्हें जो लड़की अच्छी लगती वो उसको उठा ले जाते थे, तो रेप करते और रास्ते में पटक जाते। न लड़की में जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत होती और न उसके घर वालों में, सब चुप होते। तो ये वहाँ से शुरू हुआ है, और इसी की जांच करने के लिए ये कुकड़ी प्रथा है, वो जनजाति में है। और हमारे समाज के कुछ लोगों की मानसिकता आज भी है कि अगर लड़की वर्जिन है तो वो चरित्रवान है, वर्जिन नहीं है तो वो बहुत ही उसको चरित्रहीन कहा जाता है, जो कि देखा जाता है। वर्जिनिटी टेस्ट एक बहुत तरीके से गलत होता है। नॉट माई पर्सनल एडवाइस, पर्सनली ऐसा मेरा मानना नहीं है। इसके लिए बहुत सारे लोग हैं जो प्रभावशाली लोग हैं, उन्होंने भी इसके बारे में स्टेटमेंट दिए हैं। काफ़ी सारी इन पे रिसर्च हुई हैं कि वर्जिनिटी जैसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर्स हैं, उनका भी मानना होता है कि जिस बेस पे आप वर्जिनिटी को मानते हो वो बेस ही गलत है। बाकी इस पर कुछ इसके विरोध में प्रदर्शन भी होते हैं, और बहुत सारे लोगों के आर्टिकल भी छपते हैं, बहुत सारे लोग इस पे वर्क भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये उद्देश्य था आपको ये दिखाना कि ऐसा जनजातियों में ऐसा होता है। तो अगर आप इस सोच से ग्रसित हो तो प्लीज़ इस सोच से बाहर निकलिए। ये एक कुप्रथा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और फिर इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे इसी जनजाति के बारे में है कि इसमें अंतर्गोत्र विवाह, विधवा विवाह नहीं होता। ये देखिए, खुद के गोत्र में विवाह नहीं होता, ये तो हमारे यहाँ पे भी प्रचलित है, मतलब हमारे समाज में भी। विधवा विवाह, एक लड़की है जिसकी शादी होते ही उसका पति एक्सपायर हो जाता है, आजीवन वो विधवा ही रहेगी। यहाँ पे विधवा विवाह प्रचलित नहीं है, बशर्ते उसके साथ कुछ भी होता है, वो आसपास के लोग हैं उसके साथ रेप करती हैं, वो कहीं किसी को बताने के लायक नहीं रहती है, उसके बच्चे भी होते हैं, उसे कोई एक्सेप्ट भी नहीं करता है। लेकिन ये कुप्रथा है कि विधवा विवाह नहीं किया जा रहा है।
उसके बाद आपसी झगड़ों के निपटारे के लिए हरिजन जाति का मुखिया रखते हैं। ये सांसी जनजाति है और इनमें जब आपसी झगड़े होते हैं तो हरिजन जाति का एक मुखिया रखते हैं जो इनके जो झगड़े हैं उनको सुलझाता है। यहाँ पे नीम, पीपल व बरगद वृक्षों की पूजा की जाती है। होली व दीपावली त्यौहार मनाते हैं। इस जनजाति में विवाह के समय तोरण चवरी नहीं होते हैं। चोरी को विद्या मानते हैं। चोरी को ये सांसी जनजाति जो है चोरी को ये विद्या मानती है। आगे बढ़ते हैं। आगे ये देखते हैं भीलों में विवाह के प्रकार। इनके बारे में हमने पढ़ा भी है, थोड़े देख लेते हैं। इसमें एक तो हठ विवाह होता है। इसमें क्या होता है, विवाह में लड़का लड़की भागकर शादी करते हैं। हठ विवाह ये भीलों में विवाह का एक प्रकार है और इसे हमारे समाज में एक कुप्रथा, मतलब ये बोलते हैं कि बच्चे बिगड़ चुके हैं अगर ऐसा यहाँ पे होता है तो। हठ विवाह, लड़का लड़की भागकर शादी करते हैं। सेवा विवाह, इसमें क्या होता है, लड़की का पिता लड़के को कुछ समय अपने घर में रखता है, उसे घर या खेत का काम करवाता है। अगर लड़के का काम लड़की के पिता को पसंद आ जाता है तो वह अपनी पुत्री की शादी उस लड़के से कर देता है। मतलब लड़के को लड़के का पिता अपने घर पे रखेगा, घर के काम करवाएगा, खेत के काम करवाएगा और अगर उसको पसंद आ जाता है उसका काम तो वो अपनी पुत्री की शादी उससे कर देता है। लेकिन अगर उसको पसंद नहीं आता है तो वो उससे शादी नहीं करेगा। तो मतलब लड़के से बेघर करवा ली जाती है इस शादी में। फिर आता है एक हरण विवाह। हरण विवाह में होता है कि इस विवाह में लड़का लड़की का अपहरण कर शादी कर लेता है। शादी करने के बाद लड़का लड़की के पिता को कुछ राशि देता है जिसे दापा कहते हैं। लड़का लड़की का अपहरण करके शादी करेगा, किडनैप करके शादी करता है और जब शादी हो जाती है तो लड़का है वो लड़की के पिता को, लड़का लड़की को किडनैप करके शादी करेगा और शादी के बाद लड़का लड़की के पिता को कुछ धनराशि देगा कि मैंने आपकी लड़की शादी कर ली है और उसे दापा कहा जाता है। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि आपको ये शब्दावली ही दी जा सकती है कि दापा क्या है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट जो विवाह है वो है परिवीक्षा विवाह। लड़का अगर वीरता व साहस का कार्य कर देता है तब लड़की का पिता उसकी शादी अपनी पुत्री से कर देता है। कि लड़के का पिता कहीं भी जा रहा होता है, वो देखता है कि कोई लड़का ऐसा है जो कि उसने कोई वीरता या साहस का कार्य किया है, उसे वो पसंद आ जाए तो अपनी पुत्री का विवाह उससे कर देता है। उसे परिवीक्षा विवाह कहते हैं। और भीलों में एक भंगोरिया नामक त्यौहार मनाया जाता है जिसमें भीलों के लड़का व लड़की इकट्ठे होते हैं और अपना जीवन साथी चुनते हैं। ये एक अच्छी तरीका है। वहाँ पे भंगोरिया एक त्यौहार होता है, वहाँ पे लड़के और लड़कियाँ इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर वो अपना जीवन साथी चुनते हैं। एक है हाथी वेडो। इसमें वृक्ष को साक्षी मानकर विवाह किया जाता है। हाथी वेडो में क्या होता है, एक वृक्ष होता है उसको साक्षी मान के विवाह किया जाता है। तो ये भीलों में कुछ अलग अलग प्रकार के विवाह की जो परंपराएं हैं वो हमने देखी। आगे देखते हैं कि गरासिया में, ये हम पढ़ चुके हैं कि आटा साटा प्रथा गरासिया में विवाह का एक प्रकार है, आटा साटा प्रथा। और इस पर भास्कर का एक लेख छपा था, उसकी एक फ़ोटो दिखाती हूँ आपको कि ये कुप्रथा है। इसमें लड़के की शादी से के बदले लड़की का लेन देन करते हैं। शर्त होती है कि लिखित में लड़का अनपढ़ हो या गंवार बेटी ब्याह कराएंगे। लड़का अनपढ़ हो या बेटी गंवार हो ब्याह कराएंगे, ये शर्त रखी जाती है। वजह क्या है इसमें, वजह है राजस्थान में घटती लड़कियों की जनसंख्या। राजस्थान में लड़कियों की संख्या घट रही है, ये वजह है इसकी। और इसमें आटा साटा, इस घर की बेटी उस घर के यहाँ पे ब्याह दी और वहीं से दूसरी बेटी को इस घर में ले आई। ये मतलब इस तरीके से हो जाता है। या फिर बदले में होता है कि हम आपको अपनी बेटी, हमारी बेटी अगर आपके बेटे से ब्याह करेगी तो आपको हमारे बेटे का विवाह करवाना पड़ेगा। बदले में शादी होती है और ये कुप्रथा है। और गरासिया जनजाति में ये इस प्रकार का विवाह प्रचलित है। तो ये था जनजाति वाला टॉपिक, जिसमें आज हमने क्वेश्चन थोड़े कम किए हैं, लेकिन हमने एक कुकड़ी प्रथा है उसके बारे में थोड़ा जाना है और एक आटा साटा प्रथा इसके बारे में थोड़ा जाना है। थोड़ा सा डिटेल कुछ और जाननी है और शायद थोड़ा सा लिख से हटकर मैं कुछ समाज हित में कुछ बोल गई हूँ, इसको कृपया दिल पर ना लें। एक बार सोचें ज़रूर कि ये सच में ये प्रथा सही है या फिर नहीं है। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप अपनी कोई सुझाव देना चाहते हैं वो सुझाव अपने कमेंट सेशन में दें। और आपको PYQ सीरीज़ जो है ये आपके लिए कितनी हेल्पफुल है वो भी आप बताएं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, आपके सिलेबस में क्या क्या है, वो सब आप हमसे शेयर कर सकती हैं। आपको नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा पढ़ना है वो भी आप हमें सुझाव दे सकते हैं। अभी तक हमने जो टॉपिक पढ़े हैं वो है
हमने लोक देवता पढ़ लिया, लोक देवियाँ पढ़ ली हैं, लोक नृत्य, लोकगीत, राजस्थान की चित्रकला और राजस्थान के दुर्ग और राजस्थान की जनजातियाँ, इतने सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। अभी हमारा जो कल जो क्लास होगी तो एक नए टॉपिक के साथ नई क्लास होगी। और अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेबस का कोई भी कार्ड और कल्चर का कोई टॉपिक है, आप पहले वो शुरू करवाना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो सर आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।